देखिए भाई, तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क को निकालना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसमें मैग्नेटिक डायपोल होगा और वहाँ पर हमें देखना है कि कितना टॉर्क लगता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टॉर्क निकाला था और वहाँ पे आपको पता होगा फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला कितना आया था भाई, P क्रॉस E के बराबर था, जिसे आपने क्या लिख दिया था, PE साइन थीटा, यही आया था। अच्छा, यहाँ से कंपेयर करके आप यहाँ पे कंपेयर करके फॉर्मूला तो बता सकते हो सीधा सीधा, मैंने कल लिखवाया भी था आपको कि टॉर्क का जो फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक टॉर्क का, वो कितना आ जाएगा, P की जगह कितना आ जाएगा भाई, M। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा। E इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, B हो जाएगा, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि MB साइन थीटा। इस तरीके से हमारा ये टॉर्क निकल के आ जाता है। अब ये मुझे प्रूफ करना है बाकायदा कि कैसे आया, कहाँ से आया, क्योंकि डेरिवेशंस तो आ ही सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ में, इस चैप्टर में आपको बता दूं कि इस साल से जो सिलेबस आपका बदला गया है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ये कर दिया गया है कि पहले एक टॉपिक होता था अर्थ्स मैग्नेटिज्म, यानी पूरा जो हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में पहले हम पढ़ते थे। और इन डेरिवेशंस को, इनके जो डेरिवेशंस थे पहले, ये डेरिवेशंस इस चैप्टर में से क्या कर रखे थे, हटा रखे थे, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल में हम पढ़ते थे। बहुत सारी चीज़ें होती थी वहाँ पर, उनको पढ़ते थे और 3-4 फॉर्मूला होते थे, उनके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल आता ही आता था, हर साल आता था, जो अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर था। अब वो टॉपिक पूरा हटा दिया है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, और उसकी जगह पे ये डेरिवेशन ऐड कर दिए हैं। तो दो डेरिवेशन तो हमने कर लिए थे। ये वाला मैग्नेटिक इंडक्शन एट इक्वेटोरियल लाइन वाला जो हमने कर लिया था, एक्सियल लाइन वाला कर लिया था, और इसको और करके देख लेते हैं भाई, है ना। इनके डेरिवेशन करने का तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। देखो भाई, ये मैंने मान लिया कि ये रहा हमारे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या मान लिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसा फील्ड जहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अब जब डायग्राम बनाया करो तो कोशिश किया करो कि गैप कैसा आए भाई, सेम आए। इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल होगा। डायपोल का मतलब सीधे सीधे आप क्या रख सकते हो भाई, बार मैग्नेट रख दीजिए, और उसके जो पोल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। एक तरफ -m होगी तो दूसरी तरफ कितनी हो जाती है भाई, +m इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल m रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। जैसे वहाँ पर क्या लगता था, F बराबर Q इंटू E के बराबर था, यहाँ पर क्या लग जाएगा, F बराबर M इंटू B। ये मैंने कल भी आपको कंपेयर करके मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी बताया था। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, देखो पॉजिटिव जो है उसको, उस पर जो फोर्स लगेगा वो सेम डायरेक्शन में ही लगेगा, B के सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा M इंटू में B के बराबर। और जो नेगेटिव वाला है उस पर किधर फोर्स लगेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट में लगेगा, और लगेगा कितना, ये भी भाई M इंटू में B के बराबर ही लगेगा। बस नेगेटिव ने, जो नेगेटिव स्ट्रेंथ है, नेगेटिव ने क्या बदल दिया, डायरेक्शन बदल दी है, क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और मैंने बता रखा है वेक्टर में नेगेटिव अगर आ जाए उसका मतलब है डायरेक्शन क्या कर देगा, वो अपोजिट कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। तो ये तो F MB इधर लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, MB के बराबर लग रहा है। तो ये मैंने फोर्स निकाल लिया। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 0। नेट फोर्स 0 क्यों हो गया, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे लग रहे हैं भाई, मैग्नीट्यूड में सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मुझे निकालना है टॉर्क, के टॉर्क की वैल्यू जो है कितनी आनी चाहिए। तो टॉर्क हम निकाल सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसी फॉर्मूले से आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो मैं किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूँ, ये साउथ पोल मान लेते हैं, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं पहले हम, यहाँ लिख देते हैं, या फिर अबाउट पॉइंट O या अबाउट साउथ पोल, ऐसे लिख दो यहाँ पे, अबाउट साउथ पोल। तो साउथ पोल के अबाउट हम निकाल रहे हैं, यानी इस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट आप देखोगे कि यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ये वाला कितना लग रहा है, MB के बराबर। तो फोर्स कितना है, MB के बराबर। और इस फोर्स की यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है ये वाले जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से ये वाले जो डिस्टेंस है, इसी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाएगा। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये मैंने कितनी मान ली है कि ये कितनी है भाई, 12 के बराबर है। ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, थीटा है।
तो ये 2L है, एंगल कितना है, थीटा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आता है भाई 2L cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला जो आएगा वो कितना आएगा 2L sin थीटा। ये सबको आपको पता ही होगा। 2L का थीटा की और कंपोनेंट मैंने डायरेक्ट बता रखा है, वेक्टर में भी समझाया था। थीटा की और कंपोनेंट 2L cos थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन 2L sin थीटा आ जाएगा। यानी फोर्स तो कितना आ गया mb और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2L sin थीटा आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2L sin थीटा। अब आपको यहाँ पे फिर से एक फॉर्मूला देखना है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कैपिटल M होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है भाई m इंटू 2L, स्मॉल m इंटू 2L। तो कैपिटल M किसके बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2L। तो स्मॉल m आपको दिख रहा है, 2L भी आपको दिख रहा है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा कैपिटल M b इंटू में क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो या तो आप इसे लिखोगे टॉर्क बराबर आ गया mb साइन थीटा, या फिर आप इसे लिख लोगे टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा भाई m क्रॉस b आ जाएगा। समझ गए भाई आप लोग? तो क्या ये वही फॉर्मूला मैंने निकाल दिया है जो मैं कंपेयर करके बता रहा था आपको? जो मैं कंपेयर करके बता रहा था पहले चैप्टर में जो हमने टॉर्क पढ़ा था, सेम उसी से मैंने कंपेयर करके ये जो बताया था, सेम वही फॉर्मूला आप यहाँ पे प्रूफ भी कर चुके हो और उसी तरीके से प्रूफ किया। यहाँ कोई स्टेप भी अलग नहीं है, बस रिप्लेस कर दिया कुछ चीज़ों को। चार्ज को किससे रिप्लेस किया है स्मॉल m से, वहाँ चार्ज होता था, यहाँ पोल की स्ट्रेंथ होती है, चार्ज को स्मॉल m से कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से करते थे, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से करते थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। बस ये हो गया है, बस गेम, बाकी तो पूरी कहानी सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे आप स्पेशल केसेस तो कर ही सकते हो भाई, वो तो कराने की ज़रूरत है ही नहीं है वैसे। जैसे हमने वहाँ स्पेशल केसेस किए थे, सेम यहाँ पे वही है, सेम कंडीशन है सारे के सारे। स्पेशल केसेस में क्या लिखोगे, थीटा की वैल्यू अगर 0 आ जाए, 90 आ जाए, 180 आ जाए, तब टॉर्क कितना होगा, वो सारी कहानी लिख सकते हो। चलो मैं करा देता हूँ भाई। केस फर्स्ट, इफ़ थीटा कितना हो जाए 0 डिग्री या फिर 180 कुछ भी हो जाए, तो टॉर्क बराबर क्या होता है भाई mb साइन थीटा। तो साइन 0 लगाओ या साइन 180 लगाओ, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है। तो इस कंडीशन में ये 0 होगा, यानी इन दोनों ही कंडीशन में टॉर्क कितना मिल जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ये दोनों को मैंने एक ही साथ करा दिया है। अगला केस ले लेते हैं, केस सेकंड। और अगर यहाँ पर क्या बोलोगे, इफ़ थीटा कितना हो जाए भैया 90 डिग्री का हो जाए, तो 90 का मतलब क्या हो जाएगा टॉर्क बराबर mb साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी mb के बराबर। और इस कंडीशन में टॉर्क मिलता है वो कैसा मिलता है भाई, मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। कैसा मिलेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क क्यों मिला, क्योंकि साइन थीटा की मैंने मैक्सिमम वैल्यू पुट की है +1। पता है ना साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर कर दी तो टॉर्क भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी भाई mb के बराबर रहेगी। न्यूमेरिकल में कभी कभी इसका यूज़ हो जाता है, ध्यान रखना है आपको टॉर्क वाली कंडीशन में। आगे करते हैं भाई। ये तो हमने टॉर्क निकाल लिया है पूरा का पूरा। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी जो है कितनी आनी चाहिए। तो एनर्जी बोले तो वर्क ही निकालना होता है। वर्क जितना होता है वर्क ही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है पूरा का पूरा। तो हमें एक्चुअल में वर्क निकालना है, और वर्क हम किस तरीके से निकालेंगे देखिए भाई ध्यान से। डायग्राम आप यहाँ पे यही बना सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, डायपोल रखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे वही बना सकते हो। तो मैं सीधे सीधे डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो वर्क अगर आपको निकालना है तो वर्क का एक तो आपने फॉर्मूला ये पढ़ रखा होगा कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर ही फोर्स होता था। एक होता है वर्क का फोर्स की जगह टाउ इनटू में क्या हो जाता है थीटा। ये तब आता है वर्क जब कोई चीज़ रोटेट कर रही हो, एंगुलर फॉर्म में हमने ये निकाल लिया था। तो यहाँ तो रोटेट वाली ही बात हो रही है, टॉर्क के थ्रू ही हम एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। तो वर्क किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं भाई, टाउ इनटू में डी थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। तो वर्क बराबर आगे टाउ डी थीटा। अब टाउ किसके बराबर होता है भाई, पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। अभी अभी हमने फॉर्मूला, सॉरी वही याद आ रहा है। तो ये कितना होता है, एम बी साइन थीटा होता है भाई, मैग्नेटिक के अंदर तो यही होगा। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो डी डब्ल्यू बराबर मिल जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू में क्या मिलेगा भाई, डी थीटा। तो छोटे से एंगल के लिए छोटा सा क्या आ गया हमारा, वर्क आ गया। हमें तो टोटल चाहिए, तो टोटल का मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या। तो इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। एम बी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले जाइए,
साइन थीटा इंटू में क्या मिलेगा डी थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। ठीक है भाई। अगर मैं इसका वर्क निकालूं यहाँ पे तो आपको टोटल वर्क मिलेगा जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा, डेल्टा यू के बराबर मिलेगा, या डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो आप यहाँ, डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू के बराबर मिलेगा। और इसको अगर आप करोगे एम बी है। अच्छा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा और इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा होता है। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक करनी है भाई, थीटा 1 से थीटा 2। इंटीग्रेशन लेना मैंने सिखा रखा है वैसे, है ना। तो अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे भाई, लोअर लिमिट। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, एम बी। एक बार तो थीटा की जगह कितना पुट कर दो, थीटा 2, और एक बार कितना पुट कर दो, थीटा 1। तो कितना आ जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस थीटा 1। तो अब आप यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हो कि डेल्टा यू है वो u2 माइनस u1 के बराबर लिख सकता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्या ये वही फॉर्मूला आ रहा है जो हमने वहाँ पढ़ा था? वहाँ पर इतना था कि डेल्टा यू किसके बराबर था, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, वो ये था। यहाँ पर पीई की जगह कितना आ गया है, एम बी आ गया। करने का तरीका भी बिल्कुल वही है, कोई अलग नहीं है, सेम ही है बिल्कुल। अब यहाँ पर फिर हम आगे फर्दर एक चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई कि इफ़ थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री अगर कर दिया जाए तो u2 कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। और इस कंडीशन में थीटा 1 को मैं खाली थीटा से रिप्लेस कर दूँ एंड u1 को किससे रिप्लेस कर दूँ, u से रिप्लेस कर दूँ, तब देखो क्या मिलेगा भाई। पुट कर देते हैं सब जगह, u2 की जगह 0 पुट कर दो, u1 की जगह u पुट कर दो, इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 की जगह थीटा पुट कर दो, और थीटा 2 की जगह कितना पुट करना है, कॉस 90। ये कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस के u बराबर एम बी कॉस थीटा, यानी u कितना आ जाएगा भाई, माइनस के एम बी कॉस थीटा, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो u बराबर माइनस के m वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो ये क्या वही आ रहा है, उसी पैटर्न में आ रहा है जो वहाँ पे हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? वहाँ पे हमने क्या बोला था, u बराबर माइनस के p वेक्टर डॉट e वेक्टर। यहाँ कितना आ रहा है, u बराबर माइनस के m डॉट b, या माइनस के पी ई साइन थीटा था, सॉरी पी ई कॉस थीटा था, यहाँ पर माइनस के एम बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो दोनों ही डेरिवेशंस को। तो एनर्जी पूछी जाए या टॉर्क पूछा जाए, आप आराम से कर सकते हो। और 2 डेरिवेशन मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे, तो यही डेरिवेशंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी हमने फॉर्मूला कंपेयर करके बताए थे उसके ऊपर है ना न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनते हैं, उनको भी मैं जो है करवाऊंगा। तो इससे पहले आता है फिर हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो आपको याद होगा वहाँ पे भी हमने गॉस लॉ को पढ़ा हुआ था। गॉस लॉ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी पढ़ा था, उसको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। तो वहाँ पर गॉस लॉ क्या कहता था, फाई बराबर होता था क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन, फाई बराबर होता था क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा वहाँ पर गॉस लॉ बोलता था। और इसे हम ऐसे ही बोलते थे कि ई डॉट डी ए किसके बराबर होता था भाई, वही है ई डॉट डी ए बराबर फाई बराबर क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा गॉस लॉ हुआ करता था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ करता था। मैग्नेटिज्म में जो गॉस लॉ होता है वो देखो क्या बोलता है, ये बोलता है यहाँ पर कि अगर आप बी डॉट डी एस करते हो तो ये किसके बराबर मिलेगा, फाई के बराबर मिलेगा। तो बी डॉट डी एस फाई के बराबर मिलेगा, और मैं पूरा ही लिख देता हूँ, फाई बराबर क्या मिलेगा, बी डॉट डी एस मिलेगा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई, हमेशा 0 होती है। ये बताता है हमारा मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। बी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या बोला गया है, 0 के बराबर बोला गया है। और ये 0 क्यों आया है, क्यों ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, उस चीज़ को देखिए। देखो, द सिचुएशन इज रेडिकली डिफरेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड विच आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा कैसे बनाते हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। लूप बनाएंगे हमेशा, क्लोज बंद लूप बनाएंगे। क्योंकि जैसे अगर कोई मैग्नेट वगैरह दे रखी है ना, ऐसे करके, जैसे कोई मैग्नेट है, एक साउथ है और एक किधर है भाई, नॉर्थ पोल पे है, तो ऐसे करके जाती है मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर और बाहर नॉर्थ थ्रू साउथ, ऐसे करके। इस तरीके से क्लोज लूप बनाती है हमेशा, ऐसे करके। तो इस तरीके से क्लोज लूप ही बनेगा हमेशा। यहाँ पर कितने भी आप बना देना यहाँ पे, तो क्लोज लूप ही बनेगा।
ऐसे ऐसे करके क्लोज लूप बना रही होती है हमेशा। तो क्लोज लूप बना रही है। बोथ केस विजुअली डेमोन्स्ट्रेट दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस इज बैलेंस्ड बाय नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इट। यानी यहाँ पर क्या देखना है कि अगर आपके पास में कोई क्लोज सरफेस दे रखा है तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर उसके अंदर आ रही होंगी सेम उतनी ही क्या कर रही होंगी, जा भी रही होंगी। और जाने वाली जो लाइंस होती हैं उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो कैसा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। और आने वाली जो लाइंस होती हैं उसके कारण जो फ्लक्स होता है वो कैसा माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आ रही हैं उसके कारण फ्लक्स नेगेटिव हो गया, और जितनी अंदर की ओर आई हैं उतनी ही कहाँ गई होंगी, बाहर की ओर भी गई होंगी। उसके कारण क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। दोनों को अगर आप जोड़ोगे, ओवरऑल अगर आप फाई निकालोगे तो वो भाई हमेशा कितना निकल के आएगा भाई, 0 ही निकल के आएगा। इसीलिए इन्होंने बोल दिया यहाँ पर सीधा सीधा कि यहाँ पर नेट जो फ्लक्स मिलेगा आपको किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वो हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि जितनी लाइंस अंदर आ रही हैं सेम उतनी ही लाइंस वहाँ से बाहर भी जा रही होंगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो 0 होता है, इतना ही आपको ध्यान रखना है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 फॉर बोथ द सरफेस, दिस इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। किसी क्लोज सरफेस के लिए मेन तो बस इतना भी स्टेटमेंट अगर आप यहाँ पर लिख दोगे तो भी जो है मैग्नेटिज्म के में जो है गॉस लॉ का स्टेटमेंट यही आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो 0 के बराबर हो जाता है फ्लक्स जो होता है। आगे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो भी हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन है, फिर आगे की ओर हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन दे रखा है द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ आपको दे रखा है, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ जो आपको दी हुई है वो देखो कितना दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, नहीं, द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ बार मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ, सॉरी पोल स्ट्रेंथ दी हुई है। पोल स्ट्रेंथ यानी स्मॉल m की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 80 एम्पियर मीटर, ये आपको पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है। एंड मैग्नेटिक मोमेंट यानी कैपिटल M की वैल्यू भी आपको दे रखी है 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आपको पूछा है ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी होगी, ये है भाई क्वेश्चन। स्मॉल m आपको दे रखा है, कैपिटल M आपको दे रखा है, ज्योमेट्रिकल लेंथ की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी होगी, कैसे निकालेंगे बताओ आप इसे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बार मैग्नेट है, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, कोई भी बार मैग्नेट है उसमें क्या होते थे भाई, पोल्स होते थे, एक साउथ होता था और एक नॉर्थ होता था। ये पूरी वाली जो लेंथ होती थी ये तो होती थी ज्योमेट्रिकल लेंथ, और पोल्स के बीच की जो लेंथ होती थी वो क्या होती थी, मैग्नेटिक लेंथ। जो साउथ और नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अंदर की ओर होते हैं, तो जो पोल्स के बीच की जो लेंथ होती है इसको तो हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक लेंथ, और पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती थी ये होती थी ज्योमेट्रिकल लेंथ, यही बताया था। अब आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें दे रखी हैं कि ये जो बार मैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, स्मॉल m की वैल्यू आपको दे रखी है, और डायपोल मोमेंट भी आपको क्या कर रखा है, दे रखा है, कैपिटल M भी आपको दे रखा है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ आपसे पूछी हुई है, तो बड़े ही आराम से आप इसे निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई, आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है कि कैपिटल M हमेशा किसके बराबर होता है भाई, स्मॉल m इंटू 12, और ये 12 ही तो होता था मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ किसके बराबर मानते थे, इसे 12 के बराबर ही मानते थे। तो आपको कैपिटल M दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है, यहाँ से आप 12 निकाल लोगे। 12 निकालने का सीधा सा मतलब है कि आपने मैग्नेटिक लेंथ को निकाल लिया है, और अगर आपने मैग्नेटिक लेंथ को निकाल लिया है तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ के बीच में, बताया था रिलेशन, उसी को अप्लाई कर देंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले आप 12 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो पुट कर देते हैं वैल्यू 4 = 80 इंटू में क्या मिलेगा भाई 12। तो 12 यहाँ से अगर मैं निकालूँ, 12 अगर मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा भाई 4/80, कितना आ रहा है भाई ये 1/20, तो 1/20 आ रहा है। अच्छा 12 का मतलब क्या है भाई, ये मैग्नेटिक लेंथ है, तो मैग्नेटिक लेंथ कितना आ गया 1/20 आ रहा है। हमको क्या निकालना है जी, हमको निकालना है ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ अगर मैं निकालूँ, अच्छा ये किस में आ रहा होगा, मीटर के अंदर ही आ रहा होगा पूरा का पूरा जो है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ जो होता है वो 6/5 हो जाएगा मैग्नेटिक लेंथ के, क्योंकि ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा होता है मैग्नेटिक लेंथ से। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ = 6/5 मैग्नेटिक लेंथ, तो कितना आ जाएगा भाई 6/5 इंटू में क्या आ जाएगा 1/20। ये जो है मीटर में है, इसको किस में बदल देना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका। तो 20 × 100 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 6 आंसर है कोई, तो 6 सेंटीमीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही मिल जाएगा।
तो आपको सबसे पहले 12 निकाल लेना है। 12 का मतलब है मैग्नेटिक लेंथ आपने निकाल लिया है, और मैग्नेटिक लेंथ आपने निकाल लिया तो ये रिलेशन आप जानते ही हो, ज्योमेट्रिकल लेंथ 6/5 के होती है, वो मैग्नेटिक लेंथ होता है ना, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, और ज्योमेट्रिक लेंथ इज इक्वल टू 6/5 ऑफ मैग्नेटिक। ये तो है, उल्टा ही तो है, सोच लिया। तो आप है ना कंफ्यूज मत होना कौन सी किसके बराबर है, आप सीधा सीधा देखो, मैग्नेटिक लेंथ छोटी है तो छोटी किसके बराबर होगी, 5/6 के। 5/6 एक से छोटी आ रही है संख्या, और 6/5 करोगे तो एक से बड़ी आएगी, तो ये 6 उसी से आप कंपेयर कर लिया करो। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ कपल ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। आपको देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ओके, ये दे रखा है आपको B इज इक्वल टू 40 माइक्रो टेस्ला, ठीक है, और टॉर्क की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना लग रहा है, 8 × 10⁻⁻⁵, और ये मैक्सिमम टॉर्क है, शायद मैक्सिमम है। इफ डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट इज, पोल्स के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है 2L से, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी दे रखी है भाई, ये 0.16 मीटर। पोल स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है कि स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है। तो B दे रखा है, मैक्सिमम टॉर्क दे रखा है, 2L दे रखा है, स्मॉल m आपसे पूछा हुआ है। तो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आप जानते हो भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैक्सिमम का अभी अभी बताया था, mb sin थीटा जो होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर 1 कर दी जाए तो mb के बराबर निकल के आ जाता है मैक्सिमम टॉर्क। और हम जानते हैं कैपिटल M किसके बराबर होता है, स्मॉल m इंटू 2L। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू बराबर आ जाएगी स्मॉल m इंटू में 2L इंटू में क्या आ गया B। अब टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रखी है, m आपको दे रखा है, सॉरी m आपसे पूछा है, 2L दे रखा है और B दे रखा है, जो दे रखा है उन्हें पुट कर दो, जो पूछा है उसे निकाल लीजिए। तो स्मॉल m मुझे निकालना है, तो टाउ मैक्सिमम अपॉन में 2L इंटू में क्या आ जाएगा B। फटाफट से वैल्यू पुट कर दो बस, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 8 × 10⁻⁻⁵। 2L कितना दे रखा है, 0.16 मीटर, और जी B कितना दे रखा है, 40 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो टेस्ला को किस में चेंज करेंगे, टेस्ला में, तो बताओ कितना आ जाएगा ये, 40 × 10⁻⁻6 टेस्ला। माइक्रो को अगर हम टेस्ला में करेंगे तो इंटू क्या कर देंगे, 10⁻⁻6 कर देंगे। तो 8 पंजे 40, और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर 10 बन जाएगा, 16 × 5, 16 पंजे 80 होते हैं भाई। देखना कितना आएगा, ये ऐसा ही कुछ आएगा क्या, ये 0.8 आएगा या 0.8 आएगा, ऐसा कुछ है ना। और ये आ जाएगा आपका 0 ऊपर चला जाएगा, 100/8, 100/8 का मतलब ये आ जाएगा, है ना, 12.5। इतना हमारा आंसर आ जाएगा एम्पियर मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। इस तरीके से आंसर हम निकाल सकते हैं इसलिए। तो कुछ नहीं, बस मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन लगा दिया है, सारी चीज़ें दे रखी हैं। पूरा गेम यही होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल आए, जो दे रखा है उसे लिखते जाओ, फॉर्मूला को सोच लो, और वैल्यू पुट करते ही आप आंसर तक वहाँ पे पहुँच जाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अगला क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू सिमिलर मैग्नेट पोल्स, ईच ऑफ स्ट्रेंथ, दो मैग्नेटिक पोल्स हैं और सिमिलर हैं। सिमिलर हैं इसका मतलब रिपल्शन हो रहा होगा, तो उनकी स्ट्रेंथ दे रखी है आपको भाई, m1 और m2 बराबर दे रखे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ कितनी है भाई, 2 एम्पियर मीटर दे रखी है, और डिस्टेंस दे रखी है, कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं भाई, 2 मीटर पे रखे हुए हैं। और फोर्स आपसे पूछा है कि उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना जो है लग रहा होगा। तो फॉर्मूला पता है आपको भाई फोर्स का क्या होता है, μ0/4π m1 m2 अपॉन कितना होता है r²। वैल्यू पुट करना है बस यहाँ तो भाई। अच्छा μ0 किसके बराबर होता है, याद है म्यू0 किसके बराबर है, 4π × 10⁻⁻7 अपॉन में क्या है नीचे 4π है। अच्छा m1 और m2 दोनों बराबर हैं, यानी 2 × 2 दे रखा है, और r कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसे काट दो, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, f आ गया 10⁻⁻7 न्यूटन। कोई दिख रहा है ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका जो है आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा सा है, आराम से हम कर ही लेंगे इसे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, बाकी हम कल करेंगे।
नहीं, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं है, ये लेक्चर ख़त्म हुआ है। अगला जो इस चैप्टर के अंदर जो पार्ट बचा हुआ है मैं बता देता हूँ कौन सा पार्ट बचा है। एक्चुअल में ये वाला तो एक तरीके से वो पार्ट है जो आप कंपेयर कर सकते थे, फर्स्ट से कंपेयर कर रहे थे। अब आएगा कि जो मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। जैसे फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, याद है आपको? तो मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन पूरा करेंगे। 3 तरीके से बांटा गया है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो वो इसके ऊपर तो इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा। फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक वाला जो होता है उसे हम पढ़ेंगे ही। और 1-2 अभी कर्व वगैरह बचे हुए हैं, है ना, और 2-4 डेफिनेशन और हैं जो कुछ टर्म इससे रिलेटेड हैं। बस ये चीज़ है, यानी 2 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा जो बचा हुआ है। 2 लेक्चर बचे हुए हैं उसमें कंप्लीट। ठीक है भाई।